नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे और चौहानों के इतिहास में दोस्तों कल हमने देखा था कि चौहानों की उत्पत्ति, इसके अलावा अलग अलग इतिहासकारों के क्या क्या मत रखे जाते हैं इनको क्षेत्र को लेके, इनकी उत्पत्ति को लेके जो सिद्धांत पढ़े थे। दोस्तों, कल हमने सांबर के चौहान भी पढ़े थे। सांबर के चौहान में अंतिम चौहान शासक पढ़ा था पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम का ही दोस्तों पुत्र रहता है, वो रहता है अजयराज, जो अजमेर आ जाता है और अजमेर में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहानों में जो हम प्रथम उनके मूल पुरुष पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अजयराज। तो अजयराज के बारे में शुरू करते हैं। अजयराज, अजयराज के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों, इनका क्या क्या योगदान रहता है। अजयराज, दोस्तों अजयराज ने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना की। इसके साथ में दोस्तों इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिस दुर्ग का नाम मिलता है अजय मेरु दुर्ग। अजय मेरु दुर्ग, अजय मेरु दुर्ग, इसका निर्माण करवाया। अब दोस्तों अजय मेरु दुर्ग को लेके क्या क्या मिलता है तो वो देखते हैं। पहले इसके अन्य नाम देखते हैं दोस्तों। इसका अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है गढ़बीठली। गढ़बीठली। इसके अलावा इसका अन्य नाम मिलता है अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। इसको दोस्तों एक कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है तारागढ़। इस तारागढ़ को लेके दोस्तों एक कहानी मिलती है, तो वो देखते हैं। तारागढ़, दोस्तों जो तारागढ़ नाम पड़ा वो एक महिला के नाम पे नाम पड़ा है, वो है ताराबाई। दोस्तों ताराबाई कौन है? ताराबाई दोस्तों उड़ना राजकुमार है दोस्तों, मेवाड़ के, उनकी पत्नी है। और दोस्तों उन्हीं के नाम पे इसका नाम किया गया था तारागढ़। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मेवाड़ के अधीन भी रहा था कुछ समय तक दोस्तों, जो तारागढ़ है वो। अब दोस्तों इनके काल में और क्या क्या घटनाएं मिलती है। 1113 में इन्होंने अजमेर की स्थापना कर दी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सिक्के चलाए। इन्होंने सिक्के चलाए। सिक्के, अब सिक्कों पे क्या क्या है दोस्तों। दोस्तों इनके सिक्के पे मिलता है, एक इनका नाम मिलता है खुद का, वो मिलता है अजय देव। अजय देव, अजय देव नाम से सिक्के किसने चलाए? अजयराज ने। इसके अलावा इनकी एक पत्नी मिलती है सोमलेखा। उस सोमलेखा का नाम भी मिलता है दोस्तों सिक्कों पे। तो सोमलेखा और अजय देव लिखे हुए दोस्तों सिक्के इनके काल में दोस्तों प्रचलित हुए। और ये सिक्के किसके थे? ये थे चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के थे दोस्तों ये। अब इनके काल में और क्या क्या मिलता है दोस्तों। ये सिक्के हैं वो मथुरा क्षेत्र तक मिले हैं, तो इससे मान सकते हैं कि चौहानों का जो क्षेत्र है वो मथुरा तक था। मथुरा क्षेत्र तक सिक्के। सिक्के, ये सिक्के कहाँ तक मिले दोस्तों? मथुरा क्षेत्र तक। तो यहां तक दोस्तों हमने पढ़ा अजय राज के बारे में। अब दोस्तों अजय राज के बारे में एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि इन्होंने जो श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों के मध्य एक शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी की थी। श्वेतांबर तथा दिगंबर मुनियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता ये किसने की थी दोस्तों? अजयराज ने। 1130 में अजयराज पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप देते हैं। अर्णोराज को शासन सौंपते हैं। और स्वयं पुष्कर चले जाते हैं। पुष्कर चले जाते हैं। और अब इनके बाद शासक कौन बनेंगे? वो बनेंगे अर्णोराज। इनके पुत्र हैं अर्णोराज। तो शुरू करते हैं दोस्तों अर्णोराज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्णोराज ने दोस्तों क्या क्या कार्य किया दोस्तों इतिहास में। तो शुरू करते हैं अर्णोराज। अर्णोराज, इनका एक नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आनाजी। आनाजी, दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो है 1133 से लेके 1155 तक। ये क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने 30 में दोस्तों इनको शासक घोषित करके चले जाते हैं जो हैं अपने अजयराज वो। परंतु ये 1133 में शासक क्यों बने दोस्तों? 1133 में मृत्यु होती है पुष्कर के अंदर, वो होती है अजयराज की।
तो अजय राज की मृत्यु के बाद में दोस्तों शासक बनते हैं, वो बनते हैं, इनका राज्याभिषेक 1133 में होता है। तो अजय राज की मृत्यु और होती कहाँ है दोस्तों, वो होती है पुष्कर में। तो उसके बाद में दोस्तों शासक बनते हैं, वो बनते हैं अपने आनाजी या अर्णोराज। अब इनके काल में क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों सबसे पहले इनकी उपाधि देखते हैं। इनकी उपाधियों में है दोस्तों 3 उपाधियां हैं इनकी। उसमें है दोस्तों परम भट्टारक, परम भट्टारक। इसके अलावा इनकी एक उपाधि है, वो है दोस्तों परमेश्वर, परमेश्वर। और एक इनकी उपाधि है, वो है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। तो ये 3 उपाधियां किनकी मिलती है, वो मिलती है हमारे अर्णोराज की। अब दोस्तों इनके द्वारा एक आना सागर झील का निर्माण करवाया करवाया जाएगा, वो क्यों करवाया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इनका जो स्थापत्य में जो योगदान मिलता है वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने एक पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, पुष्कर में वराह मंदिर। और दोस्तों इस वराह मंदिर है, इसका दोस्तों बाद में दोस्तों जहांगीर शासक बनेगा दिल्ली का, मुगलों में शासक बनेगा जहांगीर अकबर के बाद में। जब वो मेवाड़ को दोस्तों अधीन करने आएगा, तब दोस्तों अजमेर में आके रुकेगा 1613 में। अब दोस्तों 1613 में आके वो रुकेगा, 1616 तक रुकेगा। तो दोस्तों वो पुष्कर में भी भ्रमण करता रहता है। तो इस वराह मंदिर की दोस्तों जो मूर्ति है उसको तुड़वाएगा, तो जहांगीर द्वारा मूर्ति को तुड़वाया गया। और दोस्तों झील में इस मूर्ति को फिकवा दिया जाता है। तो एक कार्य तो हुआ इनका स्थापत्य में, जो वरा मंदिर का निर्माण है वो। अब इसके अलावा आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण, झील का निर्माण ये दोस्तों क्यों करवाया। दोस्तों तुर्कों से युद्ध होते हैं दोस्तों, जो हमारे अर्णोराज हैं उनके, और तुर्कों को दोस्तों हराते हैं, तो यहाँ पे उनका खून लग जाता है। तो दोस्तों ये उसके खून को धोने के लिए यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। और दोस्तों ये कब करवाते हैं, ये करवाते हैं 1137 में, तुर्कों को हराकर ये आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। और दोस्तों जब जहांगीर यहाँ आता है, तो आना सागर झील के आसपास में दोस्तों दौलतबाग बनवाता है। और दोस्तों जो शाहजहां है, जो जहांगीर के बाद में शासक बनेगा, वो बारादरी का निर्माण करवाता है आना सागर झील के पास में। अब दोस्तों ये योगदान हुआ इनका स्थापत्य में। अब दोस्तों इतिहास के क्षेत्र में कुछ इनका एक युद्ध मिलता है, वो मिलता है दोस्तों जयसिंह से, जयसिंह सिद्धराज से इनका युद्ध मिलता है। और जयसिंह सिद्धराज है दोस्तों चालुक्य, दोस्तों इनका युद्ध मिलता है, वो मिलता है अर्णोराज, और इनके विरुद्ध है जय सिंह सिद्धराज। ये है कहाँ के, ये है कौन दोस्तों, चालुक्य। और चालुक्य का क्षेत्र कौन सा था, वो था गुजरात। ये दोस्तों इस युद्ध में क्या करते हैं, जय सिंह सिद्धराज को हरा देते हैं। हार कौन जाता है, जय सिंह सिद्धराज। और दोस्तों अर्णोराज क्या करते हैं, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है दोस्तों, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है कांचन देवी, कांचन देवी, कांचन देवी से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों समझौता हो जाता है बाद में, युद्ध हारने के बाद में, तो कांचन देवी से विवाह कर देते हैं। अब दोस्तों इनके काल में एक दो विद्वान रहते हैं, इनके दरबारी विद्वान, वो देख लेते हैं। एक तो है दोस्तों धर्मघोष, धर्मघोष इनके दरबारी है। और एक है दोस्तों देवघोष, देवघोष। ये दोस्तों दो दरबारी विद्वान किनके मिलते हैं, अर्णोराज के। और दोस्तों इनका काल में अंतिम समय में क्या होता है, इनका एक पुत्र मिलता है जगदेव, जगदेव, जगदेव इनकी क्या कर देता है, हत्या। और जगदेव कौन है दोस्तों, चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता। दोस्तों पितृहंता हमें मेवाड़ में मिला था उदा, जो कुंभा की हत्या करता है। पितृहंता हमें 2 मिले थे दोस्तों, मालदेव और जो अभय सिंह और बख्त सिंह में बख्त सिंह को माना जाता है, तो बख्त सिंह वो मिले थे हमें मारवाड़ में। तो हम दोस्तों यहाँ पर भी देखते हैं कि एक पितृहंता कौन है, जगदेव। इसके अलावा दोस्तों हम गुज्जर प्रतिहारों का भी जब शासन पढ़ेंगे, तो उसमें भी दोस्तों एक पितृहंता आएगा, तो वो भी जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाती है इनकी हत्या। और अब शासक बनेंगे, वो बनेंगे हमारे विग्रहराज चतुर्थ, जिनको कहा जाता है बिसल देव। दोस्तों आना सागर झील का निर्माण आना जी ने करवाया है। और दोस्तों बिसलपुर जो बांध है उसका निर्माण, या बिसलपुर कस्बे का निर्माण, वो कौन करवाएंगे, हमारे विग्रहराज चतुर्थ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगले शासक हैं वो है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज
फोर्थ। और इनको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बीसल देव। बीसल देव इनका दोस्तों जो है, याद रखिएगा कौन कौन कब कब शासक बने हैं। अब दोस्तों इनका कार्यकाल मिलता है, वो मिलता है 1158 से लेके 1163 तक। और दोस्तों इस काल को क्या कहा जाता है, चौहानों का स्वर्ण काल। कि चौहानों का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है वो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया, इससे पहले के राजाओं और इसके बाद के राजाओं को क्यों नहीं कहा गया। तो दोस्तों यहाँ हमारे शुरू होते हैं विग्रहराज चतुर्थ। शुरू करते हैं दोस्तों इनका इतिहास। बीसल देव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया, उस नाटक का नाम है हरिकेली। हरिकेली नाटक दोस्तों लिखा गया किनके द्वारा, बीसल देव के द्वारा। और दोस्तों इनका स्थापत्य में योगदान मिलता है कि एक इन्होंने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण पाठशाला, इस पाठशाला का निर्माण करवाया। और दोस्तों इस पाठशाला के दीवारों पर दोस्तों हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण था। हरिकेली नाटक उत्कीर्ण था। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम रहता है वो रहता है मोहम्मद गोरी का। अब दोस्तों मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता है दोस्तों अजमेर पर। अजमेर पर ऐबक का आक्रमण, ऐबक का आक्रमण, आक्रमण। और दोस्तों वो क्या करेगा, इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाएगा। पाठशाला को तुड़वाया, किसने तुड़वाया दोस्तों, ऐबक ने। और दोस्तों जो इस पाठशाला को तुड़वाया और बाद में दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उसको राजस्थान की पहली मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद निर्माण, मस्जिद का निर्माण करवाया और दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की पहली मस्जिद। राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी थी दोस्तों, जो अजमेर में बनी हुई है वो। ये दोस्तों ख्वाजा साहब की मस्जिद नहीं है, ये केवल साधारण मस्जिद बनी हुई है। ये 16 खंभों पर टिकी हुई मस्जिद है। अब दोस्तों जो ये मस्जिद है उसमें दोस्तों जब बनाया गया इसको, तो इसमें दोस्तों जो पत्थर है वो इसी सरस्वती कंठाभरण पाठशाला से ही उठाए गए या तोड़े गए मंदिर पत्थर थे, वही लगा दिए गए। तो दोस्तों कुछ कुछ पंक्तियां आज भी दोस्तों वैसी की वैसी मिलती है हरिकेली नाटक की। और दोस्तों ये हरिकेली नाटक दोस्तों जो राजा राम मोहन राय की कब्र है वहां पर भी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक जो मस्जिद है उसका मिला। अब दोस्तों मस्जिद पे क्या क्या मिलता है कि दोस्तों इस यहाँ इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है तो उसके बारे में शुरू करते हैं। मस्जिद, मस्जिद दोस्तों समझ लेना कि मस्जिद कौन सी है जिसका निर्माण ऐबक ने करवाया, जो राजस्थान की पहली मस्जिद है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है दोस्तों, कुछ इतिहासकार इसमें अलग मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसको जब सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ा गया तो इसको 2.5 दिन में बना दिया गया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। जबकि दोस्तों कुछ इतिहासकार मानते हैं, और वो दोस्तों मत मान्य भी माना जाता है, कि यहाँ पर दोस्तों पंजाब साहब पीर नामक दोस्तों सूफी संत हुए। पंजाब साहब पीर, इन पंजाब साहब पीर नामक सूफी संत का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा। पंजाब साहब पीर के नाम से दोस्तों जो मिलता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब दोस्तों ये हुआ एक कार्य इनका जो सरस्वती कंठाभरण का था, और सरस्वती कंठाभरण के बारे में बाद में मस्जिद बन जाती है, तो उसके बारे में हमने जान लिया। अब दोस्तों इनका एक मिलता है कि इन्होंने बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर कस्बा, इस कस्बे का निर्माण करवाया। और ये है कहां पर दोस्तों, टोंक में। कस्बे का निर्माण ये किसने करवाया है, ये करवाया है दोस्तों हमारे जो बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ है वो। और दोस्तों बीसलपुर बांध है उसका निर्माण करवाया, बीसलपुर बांध का निर्माण, जहाँ पे दोस्तों अजमेर को और जयपुर तक के दोस्तों अभी पेयजल की आपूर्ति हो रही है बीसलपुर बांध से। और दोस्तों यहाँ पे जो 3 नदियां मिलती है वो है खारी, बनास और डाई। ये 3 नदियां यहाँ पर मिलती है दोस्तों, और यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों किसके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अब दोस्तों इनके जो अभियान मिलते हैं और इनको स्वर्ण काल क्यों कह दिया गया तो वो जानते हैं। दोस्तों इनके अभियान बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने दिल्ली तक दोस्तों अपना शासन का विस्तार किया, इसलिए यहाँ इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों अभियान यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि अभियानों में कौन कौन से कहाँ कहाँ इन्होंने अभियान किए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली का अभियान। दोस्तों दिल्ली का अभियान इन्होंने किया तो वहां शासक कौन था और दिल्ली को इन्होंने जीता भी था। दोस्तों वहां पे शासक था विजय चंद्र गढ़वाल, विजय चंद्र गढ़वाल।
उस शासक को दोस्तों हराया और दिल्ली को दोस्तों किनके अधीन लाया? चौहानों के अधीन, चौहानों के अधीन। इसको क्या कराया? हराया था इन्होंने। ये दोस्तों कन्नौज के गढ़वाल थे, इनके अधीन थी दोस्तों दिल्ली, तो दिल्ली को हराया दोस्तों, विजय चंद्र गढ़वाल को हराकर दिल्ली को चौहानों के अधीन कर लिया। किसने दोस्तों? विग्रहराज चतुर या बिसल देव। इसके अलावा इनका क्या मिलता है दोस्तों? इन्होंने गजनी के एक खुसरो शाह नामक शासक थे, उसको हराया। गजनी के खुसरो शाह, इनको हराया। साम्राज्य विस्तार कर रहा है दोस्तों कौन? विग्रहराज चतुर। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़ के एक शासक है कुमारपाल, उसके गवर्नर है दोस्तों सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कुमारपाल के गवर्नर है, कुमारपाल के गवर्नर सज्जन सिंह को क्या कराया दोस्तों? हराया इन्होंने। और दोस्तों इन्होंने और क्या जीता? इन्होंने जालोर को जीता, कुछ क्षेत्र जालोर का जीता, नागौर के कुछ क्षेत्र को जीता, पाली इन्होंने जीता। तो दोस्तों ये इनके अभियान हुए और दोस्तों इसीलिए इनके काल में दोस्तों साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इनके काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? चौहानों का स्वर्ण काल। अब दोस्तों इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे उनके बारे में जानते हैं। तो इनके दरबार में दोस्तों दरबारी विद्वान एक थे दोस्तों नरपति नाल। और इन नरपति नाल ने दोस्तों एक पुस्तक की रचना की है, वो है बीसल देव रासो। दोस्तों साहित्य का चैप्टर है दोस्तों। साहित्य के अलावा यहाँ पर भी दोस्तों इनको याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में बहुत सारी हो जाएगी। इनके अलावा इनके काल में एक रहते हैं सोमदेव, और इनकी पुस्तक मिलती है, वो मिलती है ललित विग्रहराज। तो ये दोस्तों इनके दरबार में दरबारी मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ हमारे होते हैं जो विग्रहराज चतुर्थ है, उनका कार्यकाल समाप्त। इनके बाद में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय किनके पुत्र रहते हैं? और उनके पिता रहते हैं सोमेश्वर। तो सोमेश्वर के काल में दोस्तों उनके जो सोमेश्वर हैं उनके एक दोस्तों मंत्री रहेंगे, वो रहेंगे केमास। और केमास दोस्तों नागौर दुर्ग का निर्माण करेंगे। तो जानेंगे दोस्तों केमास के बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने पढ़ा। तो अब शुरू करते हैं हम दोस्तों। जो शासक हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के बाद में दोस्तों अजमेर में चौहानों की जो सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों जो पृथ्वीराज है उनका कार्यकाल कब से कब तक मिलता है? तो वो मिलता है 1177 से लेके ये 1192 तक शासक रहते हैं अजमेर के। और चौहानों के दोस्तों अजमेर शाखा के अंतिम शासक है। उसके बाद में दोस्तों इनके भाई कुछ समय तक शासन करेंगे, बाद में वो आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं एक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इनके पिता हैं वो है सोमेश्वर चौहान। दोस्तों कुछ समय तक ये भी शासक रहते हैं। और दोस्तों सोमेश्वर चौहान के काल में इनके एक मंत्री रहते हैं, वो रहते हैं केमास। इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि केमास या कदमवास इनका नाम मिलता है। कदमवास जानना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन्होंने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। और दोस्तों नागौर दुर्ग का निर्माण किनके काल में हुआ? वो सोमेश्वर चौहान के काल में हुआ, जब वो चौहानों के शासक थे अजमेर के। नागौर दुर्ग का निर्माण। बस दोस्तों इतना सा सोमेश्वर चौहान के बारे में बताना था और उनके मंत्री केमास के बारे में। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारे जो हैं पृथ्वीराज तृतीय उनके बारे में। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को लेके इनके पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और दोस्तों इनके काल में क्या क्या घटनाएं मिलती है। दोस्तों इनका जन्म इनका होता है अनहिल पाटन में। और अनहिल पाटन पड़ता है दोस्तों गुजरात। और होता कब है दोस्तों? ये होता है 1166 में। और दोस्तों इनका शासनकाल देखिएगा 1177 में, यानी 11 वर्ष की उम्र में तो ये शासक बन जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या? इनका जन्म हो गया अनहिल पाटन में। इनके पिता हैं, वो पिताजी हमने पढ़ लिए हैं, सोमेश्वर चौहान। और इनकी जो माता जी हैं वो हैं दोस्तों कर्पूरी देवी। सोमेश्वर चौहान की दोस्तों 1177 में हो जाती है मृत्यु। अब दोस्तों 1177 में जब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है तो 11 वर्ष की उम्र में शासक कौन बने हैं दोस्तों? पृथ्वीराज
तृतीय। और दोस्तों शासक तो बन गए, परंतु दोस्तों अब जब छोटे हैं तो इनकी संरक्षिका बनेगी। तो इनकी संरक्षिका कौन बनती है? इनकी संरक्षिका से नाम आ गया, संरक्षक आता, तो दोस्तों देखते हैं कौन हो सकता है। संरक्षिका इनकी माता जी हैं, वो हैं दोस्तों कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी क्या बनती है दोस्तों? इनकी संरक्षिका। इसके अलावा दोस्तों जो केमास है वो भी दोस्तों इस समय इनके प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी एक पत्नी मिलती है, उस पत्नी का नाम जान लेते हैं। पत्नी दोस्तों दो मिलेगी, एक मिलेगी इच्छिनी देवी और एक मिलेगी जो संयोगिता, जिनका विवाद मिलता है दोस्तों बहुत बड़ा। तो एक तो है संयोगिता, संयोगिता इनका ये अपहरण करके विवाह करते हैं, और इच्छिनी देवी से विवाह करते हैं, तब भी दोस्तों विवाद होता है। तो वो विवाद क्या है वो भी देखेंगे। इच्छिनी देवी ये दोस्तों आबू के परमार शासक की दोस्तों पुत्री रहती है, जबकि संयोगिता है वो दोस्तों कन्नौज के जैतन गढ़वाल की दोस्तों पुत्री रहेगी। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ हमारे जो बेसिक है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब इनके बाद में दोस्तों जो इनके सेनापति है वो भी जानेंगे, जो तराइन का युद्ध होगा वो भी जानेंगे। इससे पहले इनके जो अभियान है वो जानते हैं दोस्तों। इसके इनके अभियानों में सबसे पहले ये अपने भाई, अपने चचेरे भाई है दोस्तों, उसका विद्रोह का दमन करेंगे। इनका चचेरा भाई कहाँ रहता है तो वो भी जानेंगे। तो पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन, नागार्जुन के विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन। दोस्तों इनका चचेरा भाई है नागार्जुन, और वो दोस्तों जब ये छोटा था तो वो दोस्तों विवाद करता है कि मैं शासक बनने योग्य हूँ तो मुझे शासक बनाया जाए। तो दोस्तों इनको शासक बनाते नहीं है, और दोस्तों ये विद्रोह कहाँ करता है? ये करता है हरियाणा, हरियाणा व हिसार क्षेत्र में, हिसार क्षेत्र में विद्रोह कौन करता है दोस्तों? ये करता है नागार्जुन। और दोस्तों ये जो पृथ्वीराज हैं वो अपने प्रधानमंत्री केमास को भेजेंगे। केमास दोस्तों सोमेश्वर के काल में भी दोस्तों प्रधानमंत्री है, तो उनको भेजेंगे और इनके विद्रोह का दमन कौन करेंगे? पीएम केमास, प्रधानमंत्री केमास द्वारा दमन। तो एक विद्रोह का दमन होता है नागार्जुन के, वो होता है कि केमास के द्वारा। और किसके काल की घटनाएं हैं दोस्तों? ये है पृथ्वीराज तृतीय के काल की घटनाएं। अब इसके बाद में एक है दोस्तों जाति, वो है भंडानक जाति। ये भंडानक जाति क्या करती है तो वो देखते हैं दोस्तों। भंडानक जाति की विद्रोह का दमन, भंडानक जाति का दमन। ये क्या हुआ दोस्तों, भंडानक जाति क्या करती है तो वो जानते हैं दोस्तों। ये जो जाति है ये सतलज नदी के किनारे के आसपास में रहती थी। तो सतलज के किनारे इनका क्षेत्र है, सतलज के किनारे। और दोस्तों ये करती क्या थी ये दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र है उसमें आती, वहाँ पे लूट मार मचाती दोस्तों, वहाँ के जो नागरिक है वहाँ को उनको मार देती। तो ऐसा कार्य करती थी ये भंडानक जाति। तो इनके विद्रोह का दमन किया जाता है, वो कर दिया जाता है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। गुड़गांव वह हिसार, हिसार दोस्तों पहले भी इनके क्षेत्र में था और कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, तो उसको अधीन कर लेते हैं। हिसार को अधीन किया। और दोस्तों भंडारक जाति वहाँ पे निवास करने वाली थी, तो उनके दोस्तों विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया? वहाँ के क्षेत्र को अपने अधीन करके। तो ये हुआ दोस्तों भंडारक जाति का दमन। अब दोस्तों इनकी आती है एक महोबा विजय। तो महोबा विजय के बारे में क्या क्या मिलता है? महोबा विजय, तीसरा आता है महोबा विजय, महोबा विजय। दोस्तों ये विजय है वो है 1182 की। दोस्तों महोबा पड़ता कहाँ है? महोबा दोस्तों मालवा में, एमपी में पड़ता है, मालवा के समीप दोस्तों एमपी में पड़ता है। और यहाँ का शासक रहता है वो रहता है परमर्दी देव, परमर्दी देव, परमर्दी देव चंदेल। दोस्तों चंदेल वंशीय शासक है। होता क्या है दोस्तों, दोस्तों इस समय पृथ्वीराज अपनी साम्राज्यवादी नीति का पालन करता है और दोस्तों परमर्दी देव चंदेल के विरुद्ध जाता है। और दोस्तों परमर्दी देव चंदेल के दोस्तों सेनापति आते हैं आला और उदल। दोस्तों आला और उदल दोस्तों बड़ी वीरता से लड़ते हैं, परंतु दोस्तों फिर भी इनके सामने पृथ्वीराज चौहान रहता है, पीसी थर्ड, और पीसी थर्ड पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और वो जीत जाता है। और तब से दोस्तों आला उदल जो सेनापति हैं वो वीरता से लड़ते हैं, तो उनके बारे में एक गीत प्रचलित हो जाता है, जब तक आला उदल है तुम्हें कौन कौन पड़ी परवाह। तो दोस्तों ये होता है कि आला और उदल तो दोस्तों वीरता से लड़ते हैं, परंतु जीतता कौन है? वो जीतता है पृथ्वीराज तृतीय। अब दोस्तों जो आला और उदल है उनके बारे में एक जगनीक नामक दोस्तों
विद्वान हुए वो उन्होंने आला और उदल पे दोस्तों ग्रंथ की रचना की है। तो दोस्तों आला और उदल का वर्णन किया दोस्तों, वीरता का वर्णन किया जगनीक ने। ये होता है दोस्तों जो हमारे परमर्दिदेव चौहान के विरुद्ध जाते हैं पृथ्वीराज चौहान वो। अब दोस्तों इनका एक विवाद मिलता है, वो मिलता है गुजरात के शासक है भीमदेव से। गुजरात होता है दोस्तों गुजरात के भीमदेव से विवाद, भीमदेव और ये है सेकंड से विवाद। हुआ क्या दोस्तों, भीमदेव सेकंड से विवाद होने का कारण क्या है दोस्तों? कारण है इनकी एक पत्नी है इच्छिनी देवी। किनकी पत्नी है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी है इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी दोस्तों, इच्छिनी देवी को बीच में कर देते हैं, इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी ये दोस्तों शासक ये कहाँ की है? ये है दोस्तों आबू की। आबू की राजकुमारी है इच्छिनी देवी। आबू की राजकुमारी कौन है दोस्तों? इच्छिनी देवी। हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों इच्छिनी देवी की जो सगाई है वो होती है भीमदेव से। जो भीमदेव है, भीमदेव सेकेंड, इनसे क्या हुई रहती है? सगाई। परंतु दोस्तों इनसे विवाह कौन कर लेता है? विवाह कर लेता है पृथ्वीराज तृतीय। ये कर लेता है विवाह। अब दोस्तों इनके मध्य लड़ाई हो जाती है, परंतु दोस्तों कोई मतलब नहीं रहता, कोई दोस्तों निर्णायक प्राप्त नहीं होती, निर्णायक जीत नहीं। किन्हीं की भी दोस्तों निर्णायक जीत नहीं होती, न तो पृथ्वीराज तृतीय की होती है, न दोस्तों भीमदेव की होती है। और दोस्तों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संयोगिता का विवाद, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे तराइन का युद्ध। दोस्तों संयोगिता से विवाह, संयोगिता से विवाह। संयोगिता कौन है दोस्तों? संयोगिता है जयचंद गढ़वाल की पुत्री। संयोगिता कन्नौज के शासक है दोस्तों जयचंद गढ़वाल। दोस्तों जो संयोगिता है और पृथ्वीराज चौहान, ये दोस्तों विवाह करना चाहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु जयचंद गढ़वाल दोस्तों संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से नहीं करवाना चाहता था, और इसीलिए वो एक स्वयंवर का आयोजन करता है, स्वयंवर का आयोजन। और दोस्तों इस समय वो क्या करता है, जो पृथ्वीराज चौहान है उसको आमंत्रित नहीं करता है, आमंत्रित नहीं करता है। और दोस्तों क्या करता है, उसकी जो मूर्ति है, उसकी एक मूर्ति बनवाता है, और दोस्तों उस मूर्ति को कहाँ रखता है? मूर्ति बनवाकर जहाँ दोस्तों जो चप्पल और जूते खोले जाते हैं, प्रवेश द्वार होता है, वहां पे रखता है। तो मूर्ति बनवाकर प्रवेश द्वार पर रख देता है। परंतु दोस्तों जो संयोगिता है वो जब वरमाला डालने आती है तो उस मूर्ति को वरमाला डाल देती है। संयोगिता वरमाला किसको डालती है दोस्तों? और दोस्तों इस समय ये जब घटना होती है तब पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच जाते हैं, और संयोगिता क्या कर लेते हैं? अपहरण, अपहरण कर लेते हैं। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान बाद में क्या करते हैं? उससे शादी कर लेते हैं। ये होता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से विवाह। अब दोस्तों इस बात से जयचंद गढ़वाल नाराज हो जाता है, और दोस्तों ये माना जाता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए जयचंद गढ़वाल ने आमंत्रित किया था। परंतु दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारत में उससे पहले भी आक्रमण हुए थे, तो वो भी देखेंगे दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारत में पहले आक्रमण कौन से हुए। और दोस्तों जो बड़े दो युद्ध है, तराइन का युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी लड़ेगा, तो वो देखते हैं दोस्तों तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध। और उससे पहले दोस्तों क्या होता है, जो गौरी का भारत में आगमन है, वो गौरी का भारत में आगमन। दोस्तों गौरी, ये जो विवाद होता है उससे पहले भी भारत में आक्रमण करता रहता है। उसका जब से पहले पहला आक्रमण होता है भारत में, वो होता है 1178 में। 1178 में पहला आक्रमण होता है, और गुजरात की ओर से दोस्तों ये आक्रमण होता है। और उस समय गुजरात का जो शासक है वो शासक है दोस्तों मूलराज। तो मूलराज है वो द्वितीय। दोस्तों ये छोटा सा है, इसलिए इनका जो संरक्षक बन रखा है वो है भीमदेव। भीमदेव, ये भीमदेव उसका क्या है? भीमदेव सेकंड, ये उसका संरक्षक बन रखा है। और दोस्तों इस समय जब गौरी का आक्रमण होता है तो भीमदेव उसको हरा देते हैं। तो भीमदेव गौरी को हरा देते हैं, और गौरी दोस्तों पुनः चला जाता है, देता है, हरा देता है। परंतु दोस्तों गौरी जो है वो
पुनः आक्रमण करेगा और इस समय जो इस बार वो आक्रमण करेगा वो लाहौर की ओर से करेगा। और लाहौर में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के दो क्षेत्र पड़ते हैं तबर हिंद, वहां पे जब अधिकार कर लेगा तब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान उससे लड़ने के लिए तैयार होंगे और तराइन का प्रथम युद्ध होगा। तो इस बार कौन सा आक्रमण है वो होएगा 1191 में आक्रमण होगा। और तबर हिंद और ये पड़ता कहाँ है दोस्तों, भटिंडा। भटिंडा यहाँ पर दोस्तों अधिकार कर लेगा कौन, गोरी का अधिकार। और दोस्तों ये अधिकार क्षेत्र किसका था, ये पृथ्वीराज चौहान का। तो ये अपने क्षेत्र में आने पर गोरी से वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है और एक युद्ध होता है, वो होता है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध। तो देखते हैं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था पीसी थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उसके सामने कौन थे, उसके सामने थे मोहम्मद गोरी। होता क्या है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गोरी है, और दोस्तों इस समय हुआ क्या कि तबर हिंद पे अधिकार कर लेने के बाद में जो मोहम्मद गोरी है और वो पृथ्वीराज चौहान के सामने हो जाते हैं, और दोस्तों तराइन में युद्ध होता है। तराइन है कहाँ दोस्तों, तराइन है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा का दोस्तों करनाल जिला पड़ता है, वहां पर दोस्तों क्या है, तराइन। दोस्तों इस युद्ध में होता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनके मामा हैं दोस्तों गोविंद राज, दिल्ली के गवर्नर रहते हैं गोविंद राज, उनके भाले से दोस्तों प्रहार करते हैं वो, और गोरी दोस्तों इस युद्ध में घायल हो जाता है और बाद में दोस्तों गोरी भाग जाता है। परंतु भागते हुए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ये गलती करता है कि वो सेना का पीछा नहीं करता है और उन्हें छोड़ देता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं कि वो सेना का पीछा नहीं करते, निहत्तों को नहीं मारते, तो सेना भागती हुई रहती है। तो पृथ्वीराज चौहान उनका पीछा नहीं करते हैं, और बाद में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होगा जिसमें पृथ्वीराज चौहान को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं कि कहीं घेर के ले जाएंगे, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनको गजनी ले जाया जाएगा, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहीं पे मार दिया जाएगा। तो ये सब कुछ बाद में देखेंगे, परंतु उनकी गलती रह जाती है कि तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने गौरी का पीछा नहीं किया। तो होता क्या है दोस्तों, इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी को घायल कर देते हैं, घायल हो जाता है। किसका वार होता है दोस्तों इस पे गोविंद राज। ये गोविंद राज हैं दोस्तों जो दिल्ली के गवर्नर हैं, और ये मामा रहते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के। और बाद में दोस्तों एक इनका पुत्र भी आएगा गोविंद राज, जो बाद में देखेंगे। गोविंद राज मामा है दोस्तों इनके, गोविंद राज के प्रहार से घायल हो जाता है। कौन हो जाता है, गोरी। और दोस्तों गोरी जब घायल हो जाता है बाद में भागने लगते हैं, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान उनका पीछा नहीं करते, और ये सबसे इनकी बड़ी गलती मानी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी का पीछा नहीं किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम तराइन का द्वितीय युद्ध, और दोस्तों अगले ही वर्ष होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और दोस्तों कुछ इतिहासकार मानते हैं उनको गजनी ले जाया गया। जो पृथ्वीराज रासो है, जो उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई की लिखी हुई है, दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, उसमें दोस्तों ये माना जाता है कि गजनी ले जाया जाता है। बाद में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ऐसे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण रहते हैं कि वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, और बाद में जो गोरी है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता कब है, ये होता है दोस्तों 1192 में। और दोस्तों इसके बाद में ही दोस्तों यहाँ पे सल्तनत काल का प्रारंभ होगा। जो दिल्ली में सल्तनत काल प्रारंभ होता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहते हैं, इल्तुतमिश शासक रहते हैं दोस्तों, तो वो हम देखेंगे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ किसके किसके मध्य, वही दोस्तों दोनों शासक हैं, पृथ्वीराज तृतीय और उनके सामने है मोहम्मद गोरी। क्यों आया दोस्तों गोरी अपने हार का बदला लेने के लिए आया, कुछ क्षेत्र को विजय करने आया, लूटने भी आया। तो ये सब कुछ माना जाता है इसका कारण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पृथ्वीराज तृतीय है उसका एक सेनापति मिलता है, वो उनकी सहायता नहीं कर पाता। जो स्कंद नामक एक सेनापति है वो सहायता नहीं कर पाता, और दोस्तों वो कहाँ जाया हुआ रहता है, वो कश्मीर की ओर अभियान पे रहता है, तो इस समय उनकी सहायता नहीं कर पाता। और पृथ्वीराज तृतीय की इसमें क्या होती है, हार होती है। इसमें हार कौन जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। और दोस्तों इसके बाद में क्या माना जाता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो उसको गजनी ले जाता है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखते हैं, पृथ्वीराज रासो ये क्या मानती है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया, जिसमें चौहानों का वर्णन मिलता है। हमने देखे थे इनके उत्पत्ति के स्रोतों में जो अग्निकोण सिद्धांत है वो भी पृथ्वीराज रासो में ही अंकित है। तो पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा गया, पृथ्वीराज रासो में ये लिखा गया है कि गौरी इनको कहाँ ले जाता है, गजनी ले गया। दोनों को ले जाता है दोस्तों, चंद्रप्रदाय को भी ले जाता है, और जो पृथ्वीराज चौहान है उनको भी ले जाता है, गजनी ले जाता है। और वहां पे दोस्तों क्या करता है, अंधा कर देता है, पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है, अंधा कर देता है।
और दोस्तों उनके साथ में कौन है, उनके साथ में जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है चंद्रप्रदाय, चंद्रप्रदाय ये भी उनके साथ में है, चंद्रप्रदाय भी साथ में। इसमें अंधा केवल दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को किया जाता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, तीरंदाजी का खेल का आयोजन करवाया जाता है गौरी के द्वारा, और दोस्तों गौरी खुद भी वहां देखने आता है कि तीरंदाजी का खेल में। तो दोस्तों ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। तो दोस्तों चंद्रप्रदाय उनके साथ में खड़ा रहता है और शब्दभेदी बाण चलाते रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। तभी दोस्तों एक श्लोक बोलता है चंद्रप्रदाय कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रणाम, ताहे ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोस्तों श्लोक बोलता है, और दोस्तों उसी दिशा में जिस प्रकार श्लोक बोला जाता है उस दिशा में पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं, और दोस्तों वहां गौरी बैठा रहता है और गौरी की वो तीर लगता है और गौरी मर जाता है। और दोस्तों उसी समय चंद्रप्रदाई एक कटार पृथ्वीराज चौहान को मारते हैं और पृथ्वीराज चौहान चंद्रप्रदाई को मारते हैं, और दोनों वहां पे मर जाते हैं। तो ये घटना मिलती है दोस्तों की पृथ्वीराज चौहान गौरी का किस प्रकार दोस्तों वध करते हैं। तो दोस्तों ये जो श्लोक बोला जाता है वो मैं लिख देता हूँ, क्या श्लोक बोला जाता है। इसमें बोला जाता है 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर यानी इतना ऊपर सुल्तान है, सुल्तान जो गौरी है वो बैठा है, सुल्तान है, मत चूके चौहान, ये चूकना मत चौहान, उसको मार देना मत चूके चौहान। ये दोस्तों श्लोक इसके द्वारा बोला जाता है, ये बोला जाता है चंद्रप्रदाय के द्वारा। तो यहाँ होता है दोस्तों जो हमारे मोहम्मद गौरी है उनका जो खात्मा हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अब दोस्तों ये तो मिला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो वर्णन मिलता है। दोस्तों एक इतिहासकार मिलते हैं, वो मिलते हैं हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी। दोस्तों हसन निजामी की पुस्तक मिलती है ताज उल मासीर, ताज उल मासीर। इसमें दोस्तों ये बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, उनको कहाँ कैद किया जाता है, अजमेर में। चौहान को कैद किया जाता है अजमेर में, और दोस्तों वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनको पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी मार देता है। तो कैद किया जाता है, ये माना जाता है किसके द्वारा, ताजिल मासिर के द्वारा, और भागने की दोस्तों चेष्टा करते हैं पृथ्वीराज चौहान तो मार दिया जाता है। एक दोस्तों हमीर महाकाव्य ग्रंथ मिलता है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार जिसका लेखक है नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य ये लिखा है किसने, नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी। ये भी दोस्तों ये मानते हैं कि इनको कैद कहाँ रखा जाता है, अजमेर में, अजमेर में कैद रखा जाता है। तो ये दोस्तों इतिहास होता है हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है उनका, उनकी जब उनकी हत्या हो जाती है या फिर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, तो यह सब हो जाता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब दोस्तों इनके बाद में क्या होता है, जब गौरी दोस्तों चला जाता है, यहाँ पर गौरी का अधिकार हो जाता है, तो गौरी सिक्के चलाता है। और दोस्तों उन सिक्कों में कुछ इस प्रकार माना जाता है कि अधीन कौन है, पृथ्वीराज चौहान उनके अधीन है, तो सिक्के चलाता है। कौन चलाता है, गौरी, सिक्के। और सिक्के पे दोस्तों ये माना जाता है, एक तरफ क्या लिखा गया है, एक तरफ लिखा गया है मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम, ये नाम था दोस्तों मोहम्मद गौरी का। और दोस्तों एक तरफ उसके पीछे लिखा गया है, वो लिखा गया है लक्ष्मी जी का अंकन, लक्ष्मी जी हैं दोस्तों, उनका अंकन किया गया है। और दोस्तों उसके ऊपर नाम भी लिखा गया है, क्या गया है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इसका मतलब ये तो माना जा सकता है कि दोस्तों अजमेर पे किसका अधिकार हो गया था, मोहम्मद गौरी का। अब दोस्तों इनके बाद में क्या होता है, इनके बाद में दोस्तों अधीनता मान लेता है दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है, वो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है गोविंदराज, गोविंदराज। दोस्तों गोविंदराज एक इनके मामा भी आए थे, गोविंदराज अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु दोस्तों जब गौरी वापस चला जाता है तो ये माना जाता है कि इनका जो चाचा है यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो भाई है वो है हरिराज, हरिराज इसको दोस्तों अधीनता स्वीकार करने वाला मानकर दोस्तों इनको अजमेर से निकाल देता है। हरिराज गोविंदराज को अजमेर से निकाल देता है, अजमेर से निकाल देता है। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, हरिराज पे आक्रमण करना शुरू करता है ऐबक, जो गौरी का गुलाम है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोस्तों आक्रमण करना शुरू होता है, और बाद में दोस्तों हरिराज है वो दोस्तों 1194 में, अब कहने का मतलब जब ऐबक के आक्रमण होते हैं तब
वो तारागढ़ में आत्महत्या कर लेता है। तारागढ़ में आत्महत्या। ये तारागढ़ दोस्तों दुर्ग कौन सा है? जो अजमेर का दुर्ग है वो। तारागढ़ में आत्महत्या कौन करता है? हरिराज। और दोस्तों गोविंदराज कहाँ चले जाते हैं? गोविंदराज दोस्तों चले जाते हैं, वो चले जाते हैं रणथंभौर, और रणथंभौर में दोस्तों स्थापना करते हैं चौहान वंश की। गोविंदराज कहाँ चले गए दोस्तों? रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव, चौहान वंश की नींव किसने डाली दोस्तों? वो डाली गोविंदराज ने। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारे अजमेर का जो इतिहास है चौहानों का खत्म, और दोस्तों गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर में दोस्तों स्थापना कर दी जाती है। कल दोस्तों हम रणथंभौर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।